देखिए, मैं अपनी पुरानी वीडियोस को री-अपलोड कर रहा हूँ और आप जो भी वीडियो देखने वाले हो, ये भी एक री-अपलोड है। आप चाहो तो ये वीडियो भी कंटिन्यू कर सकते हो और अगर मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो, जिसमें मैंने ओपेनहाइमर का स्टोरी स्ट्रक्चर समझाया है और साथ में उसका कंपैरिजन सरदार उधम के साथ भी किया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दो या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आदि पुरुष मेकर्स के पास सब कुछ था। एक ऐसी कहानी जिसको लोग सुनना चाहते हैं, एक स्टार कास्ट जो हाइप बनाने में काम आएगी और एक बड़ा बजट। पर गलती तो फिर भी हुई। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। और ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि मेकर्स ने गलती क्या क्या की। अब तक बहुत सारे चैनल इस बारे में वीडियो बना चुके हैं और आपने भी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि ये गलती क्या क्या हुई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक बड़ा बजट, एक बढ़िया हाइप बनाने वाली स्टारकास्ट के बावजूद इस तरह की गलती कैसे हुई। मैं ये वीडियो किसी को हेट देने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आदि पुरुष की फिल्म मेकिंग को इस वीडियो में सिनेमैटिकली जज करने वाला हूँ। सो मैं KMKS आपको लेकर चलता हूँ इस जर्नी पर बिना किसी देर के। कास्टिंग जो है स्क्रिप्टिंग के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग में। अगर आपकी कास्ट ही कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो चाहे वो कितना भी ट्राई कर ले, वो उस कैरेक्टर को पुल ऑफ ही नहीं कर पाएंगे। और आदि पुरुष को तो देख के साफ साफ पता चल रहा है कि एक्टर्स को कास्ट सिर्फ हाइप बनाने के लिए किया गया है, और स्पेशली प्रभास सर को। बाहुबली के बाद प्रभास सर की हाइप क्या है हम सब जानते हैं। वो जो भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं उसकी हाइप एक अलग ही लेवल पे हो जाती है। और आदि पुरुष के टाइम पे प्रभास सर की सिर्फ बाहुबली के बाद साहो आई थी, राधे श्याम रिलीज होनी बाकी थी और टी सीरीज ही राधे श्याम को प्रोड्यूस कर रही थी। और आदि पुरुष का बजट बहुत ज्यादा था, तो मेकर्स को एक ऐसे कास्ट की जरूरत थी जो कि हाइप बनाने में कामयाब रहे और एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस को लाए। और प्रभास सर की कास्टिंग से साफ साफ जाहिर है कि मेकर्स को सिर्फ उनका ऑडियंस बेस से मतलब था। इस बात से तो लेना देना ही नहीं था कि वो श्री राम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए परफेक्ट है या नहीं है, वो उस कैरेक्टर को पुल ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस ये देखना था कि वो एक प्रॉपर ऑडियंस बेस अपने साथ लाएंगे जो कि आदि पुरुष का बजट रिकवर करने में मदद करेगा। और यहाँ तक कि आदि पुरुष की अनाउंसमेंट वीडियो में किसी और कास्ट मेंबर की बात तक नहीं की गई। मूवी की पूरी हाइप प्रभास सर के नाम पे क्रिएट की गई थी। इससे साफ साफ पता चलता है कि मेकर्स ने आदि पुरुष को लेकर सिर्फ एक बिजनेस माइंड रखा है, आर्टिस्टिक माइंड तो बिल्कुल भी नहीं रखा। कास्टिंग में तो गलती करी ही, उसके बाद मेकर्स ने गलती कर दी सभी देवी देवताओं के लुक्स को डिसाइड करने में। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। खैर, इस पॉइंट को भी मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मान भी ले कि मेकर्स रामायण से इंस्पायर्ड थे, तब भी उन्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए कि एंशिएंट टाइम में बार्बर्स नहीं थे, ना ट्रिमर था। और रावण के जो 10 सर इन्होंने दिखाए वो तो अद्भुत, मतलब अद्भुत। आदि पुरुष की हाइप बनाने में कास्ट ने जितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उतना ही उसके बजट ने भी किया था। एक इंडियन मूवी जिसका बजट 500 करोड़ हो और वो रामायण की कहानी बता रही हो। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ठीक है, मान लिया, ठीक है, प्रेरित है। एक चीज तो ये गारंटी करके आ रही थी कि इसका VFX बहुत ही कमाल का होने वाला है। और प्रोडक्शन के टाइम पे ये भी न्यूज आई थी कि ये इंडिया की पहली मूवी होने वाली है जो मोशन कैप्चरिंग यूज करने वाली है। लेकिन जैसे इस मूवी का पहला टीजर आता है, लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन पानी में मिल जाती है। लेकिन इतने बड़े बजट के बावजूद VFX में कमी कैसे रही, इस चीज को समझने के लिए आपको मार्वल स्टूडियोज की करंट सिचुएशन को समझना होगा। ये हम सभी जानते हैं कि मार्वल की मूवीज 100 मिलियन या 200 मिलियन के बजट पे बनती है, फिर भी रिसेंट टाइम्स में उसके VFX को लेके काफी कमियां निकाली गई है। तो इसका रीजन उसका बजट नहीं है, उसके नंबर ऑफ VFX शॉट्स है। देखिए, एक सीन को शूट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है प्रैक्टिकली शूट करना, एक होता है VFX के थ्रू शूट करना, और एक होता है हाइब्रिड, यानी इन दोनों का मिक्सचर। और इन तीनों ही प्रोसेस में बहुत ही खर्चा आता है, पर VFX से ज्यादा किसी सीन को प्रैक्टिकली शूट करने में ज्यादा खर्चा आता है। और आजकल प्रोड्यूसर्स अपना यही खर्चा बचाते हैं और वो VFX के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। इससे नंबर ऑफ VFX शॉट्स बढ़ जाते हैं। और जो हाइब्रिड सीन शूट होते हैं उसमें भी VFX वाले जो शॉट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और VFX आर्टिस्ट के पास प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम होती है और उसको काम ज्यादा करना पड़ता है उस पर्टिकुलर शॉट के VFX पे। SS राजामौली सर का खुद कहना है कि VFX को जितना कम यूज हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। इससे VFX आर्टिस्ट के पास शॉट कम होते हैं और वो एक पर्टिकुलर शॉट पे बहुत अच्छे से काम कर सकता है। पर आदि पुरुष और उसके मेकर्स ने पूरी थ्योरी को ही रिवर्स कर दिया, क्योंकि मेकर्स के पास बजट ज्यादा था तो उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स VFX में रखे हैं। और आदि पुरुष को देख के पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत ही कम प्रैक्टिकली सीन शूट किए हैं। इससे VFX आर्टिस्ट के पास नंबर ऑफ VFX शॉट्स बहुत ज्यादा हो गए। और अगर एक 2.5 घंटे की मूवी में लगभग हर शॉट में VFX होगा तो इस तरह का ब्लंडर तो होगा ही। इंडिया में आज भी बहुत से डायरेक्टर्स को अपना बजट मेंटेन करना सीखना है। जैसे ही एक बड़ा बजट उनके हाथ में लगता है, वो उसे प्रॉपर तरीके से यूज करना नहीं जान पाते और बड़ा बजट हाथ लगते ही बेफिजूल की जगहों पे VFX यूज करने की सोचते हैं। जैसे प्रभास सर की फिल्म राधे श्याम, मेकर्स ने इस मूवी को 250 करोड़ के बजट पे बनाया है। और जिस तरह की कहानी है और जिस तरह की मूवी है, आप खुद देख के समझ जाओगे कि 250 करोड़ का बजट इस मूवी के लिए कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है।
अब आते हैं उस पॉइंट पे जो रीसेंट टाइम में सबसे ज्यादा उठ रहा है। आदि पुरुष की कास्टिंग, आदि पुरुष का वीएफएक्स तो बहुत बाद में आता है। आदि पुरुष की स्क्रिप्टिंग में मेकर से सबसे बड़ी गलती हुई। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि पहले मनोज मुंतशिर सर ने कहा ये वही रामायण है जो हम सब देखते हुए आ रहे हैं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं और बाद में वो अपने बयान से पलट गए और कहा ये रामायण से प्रेरित मूवी है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। तो अगर मान भी ले कि ये रामायण से प्रेरित मूवी है, तो एक राइटर को इतने समझ होनी चाहिए कि वो किस पीरियड की फिल्म बना रहा है। आप एक एंशिएंट टाइम की मूवी बनाकर उसमें मॉडर्न टाइम के डायलॉग नहीं डाल सकते। अगर किसी ने मेरी केजीएफ वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया है कि एक डायलॉग कैरेक्टर को किस तरह से डिफाइन करता है, और देवी देवताओं पर इस तरह के डायलॉग किसी भी तरह से सूट नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट भी चप्पल उतार के लिखता था, तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। तो स्क्रिप्ट भी तो उस डिग्निटी के साथ लिखिए। और ये सब ना बहुत ही रिलीजियस फैक्टर होता है, और एक सिनेमा को इस तरह से कभी पहली बात तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मनोज मुंतशिर सर ने ये स्क्रिप्ट जो है वो चप्पल उतार के लिखी थी या चप्पल पहन के लिखी थी। अगर उन्होंने सही लिखी थी तो मैं मूवी देख के बोलूंगा सही लिखी है, अगर उन्होंने गलत लिखी थी तो मैं बोलूंगा गलत लिखी है। एक ट्रू राइटर अपनी स्क्रिप्ट पे ध्यान देता है, ना कि ऑडियंस को इमोशनली या रिलीजियसली ब्लैकमेल करता है। और यहीं पे आता है हमारा अगला पॉइंट। आदि पुरुष की पूरी मार्केटिंग रिलीजियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। ये तो साफ है कि मेकर्स ने रामायण नहीं बनाई है, उन्होंने रामायण को एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट किया है, जो कि मैं खुद कहता हूँ गलत है। इसे कहते हैं अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। ऑडियंस रामायण चेंजेस के साथ चाहती ही नहीं थी। मेकर्स ऑडियंस को समझने में ही गलत हो गए, और जब बारी आई ऑडियंस को अपनी फिल्म से इंट्रोड्यूस करने की तो मेकर्स ने गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की। मेकर्स ने हर जगह आदि पुरुष को इस तरह से प्रेजेंट किया कि ये रामायण ही है। उन्होंने ऑडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टारगेट बनाया। थैंक्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डायरेक्टर ओम राउत का ये कहना कि थिएटर्स में एक सीट हनुमान जी के लिए खाली रहेगी, इट वाज अ प्योर रिलीजियस मार्केटिंग। डायरेक्टर ओम राउत अपनी फिल्म में हनुमान जी को खुद इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि ये गलत है। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। उनका पुराना ट्वीट जो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर किया था, अब वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। और ये क्लियरली शो करता है कि डायरेक्टर ओम राउत और मेकर्स किस तरह से लोगों को रिलीजियसली मैनिपुलेट कर रहे थे। देखिए, फर्स्ट टीजर के बाद ही मेकर्स समझ गए थे कि उनसे गलती हो गई है, और फिलहाल उनका टारगेट था कि एक हफ्ते के अंदर इस मूवी का बजट जितना रिकवर कर सकते हैं उतना कर सके। आदि पुरुष के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन के बाद उसमें 77% का ड्रॉप आया है। मेकर्स भी जानते थे जो रामायण समझ के इस मूवी को देखने आएगा वो फर्स्ट वीक में देखने आएगा, और उसके बाद तो सबको पता चल जाएगा कि ये अलग है और इसमें क्या क्या गलतियां हैं। और ये जो मेकर्स का गलतियों का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था, उसके ऊपर एक और गलती करी, इन गलतियों को ना मानना। जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी तो उसके डायलॉग्स को लेके और उसकी स्टोरी के कुछ हिस्सों को लेके बहुत ट्रोल हुई थी, और मैं खुद जानता था जब कोई राइटर या डायरेक्टर इंडिया में पहली बार फैंटेसी लेके आएगा तो उससे गलती होगी। और आयान सर ने बड़ी ब्रेवरी के साथ उन गलतियों को एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर से आदि पुरुष के मेकर्स ने थ्योरी को उल्टा कर दिया। जब फर्स्ट टीजर के बाद ऑडियंस को आदि पुरुष के वीएफएक्स पसंद नहीं आए थे तो मूवी डिले हुई थी, लेकिन उस मूवी को डिले करते वक्त किसी ने भी ये नहीं कहा था कि हाँ हमसे वीएफएक्स में चूक हुई है। उन्होंने कहा था कि वीएफएक्स पे काम बाकी है, उसके लिए मूवी को डिले कर रहे हैं। और फर्स्ट टीजर में रावण का लुक भी किसी को पसंद नहीं आया था, और मेकर्स उस चीज को भी समझ गए, लेकिन उन्होंने उस चीज को बदलने की बजाय फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर में उस चीज को पूरी तरह से छुपा दिया। और इन सब गलतियों को मानने की बजाय उन्होंने एक और चीज एडिशनली कही थी कि हो सकता है आपको ट्रेलर इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि आपने मोबाइल फोन में देखा है, हमने ये ट्रेलर बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया, वो भी 3D में। और यही गलती ना मानने वाली गलती मेकर्स अब फिर कर रहे हैं मूवी के रिलीज होने के बाद, जहाँ पे मनोज मुंतशिर सर अलग अलग जगहों पे बयान दे रहे हैं और अपने लिखे हुए डायलॉग्स और उस पर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एक अपॉलॉजी जो इन सब चीजों को खत्म कर सकती है, वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये जो डायलॉग उन्होंने लिखा था, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, उसे डिफेंड करते वक्त ये कह रहे हैं कि मैंने इस कहानी को उस वे में लिखा है जिस तरह से हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। और पहले बता दो, ये डायलॉग भी मनोज मुंतशिर सर का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। रावण ने बोला ये वानर बहुत उद्दंडी है, इसकी पूंछ में हम आग लगाएंगे। तो पूंछ में आग लगाए उनके, लेकिन कपड़ा कहाँ है, कपड़ा लेकर के आओ। कपड़ा लेकर के आए, लंका से मंगाया गया कपड़ा, मंगाया। कहते जी ऐसे आग नहीं लगेगी जी, लंबी अगर आग लगवानी है तो इसलिए उसमें घी भी होना चाहिए, तो घी भी लेकर के आए। तो देसी गाय का घी लेकर के आए, या कुछ तो गाय बची थी, बाकी खा जाते थे लोग, तो घी लगाया। कहते आग, आग कहाँ है, फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका, रावण का। कपड़ा किसका, रावण का। आग किसकी, रावण की।
जली किसकी? और हंगामा बढ़ने के बाद उन्होंने ट्विटर पे एक स्टेटमेंट भी जारी की, जिसमें पहले उन्होंने लिखा, आदि पुरुष में 4000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे, 5 पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुई। ये क्लियरली शो कर रहा है कि उन्हें अभी भी लगता है कि कुछ 4 या 5 पंक्तियों के ऊपर लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। इसी चीज के ऊपर उन्होंने आगे लिखा, हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो। इस मूवी पे एक सीन है जिसमें माता सीता के ऊपर चक्कू रखा हुआ है, श्री राम उन्हें बचाने आते हैं, अलग अलग डायलॉग जो लोगों को समझ नहीं आ रहे, जो मॉडर्न जमाने से प्रेरित है। और फिर सर कह रहे हैं कि हो सकता है 3 मिनट का कोई ऐसा सीन हो जो मैंने आपकी कल्पना से अलग लिख दिया है। और फिर से लोगों को रिलीजियसली मैनिपुलेट करने की कोशिश की इसी बयान में। इसके लिए मनोज सर लिखते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। एक राइटर के ऊपर या कोई बंदा जो फिल्म मेकिंग में है उसके ऊपर कभी भी सूट नहीं करता कि वो अपनी गलती को रिलीजियसली डिफेंड करने की कोशिश करे। और सिर्फ मनोज मुंतशिर सर नहीं, इस मूवी के डायरेक्टर ओम राउत भी पीछे नहीं है। जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को किस तरह से रिलीजियसली टारगेट कर रहे हैं वो देखिए। एक पॉलिटिशियन अपने ट्वीट में लिखते हैं, फिल्म पर जिहादियों व लिबरलों को पीड़ा होनी चाहिए थी पर हिंदू ही भिड़ गए। और इस ट्वीट को रीट्वीट करते वक्त ओम राउत लिखते हैं, थैंक यू गोपाल जी। यानी इनडायरेक्टली जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं उन्हीं को ही गलत ठहराना चाह रहे हैं और एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम इस फिल्म का विरोध कर रहे हो तो तुम खुद ही जिहादी हो। और ये पहली बार नहीं है जब इस मूवी को पॉलिटिकली सपोर्ट मिला है। इस मूवी को रिलीज से पहले भी बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है पर मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता। पहली बात तो मूवीज और सिनेमा को पॉलिटिक्स और रिलीजन से बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन आजकल रिलीजन और पॉलिटिक्स मूवीज और सिनेमा में घुसे जा रही है। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, फिर कभी बनाऊंगा। एक आखिरी पॉइंट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी तो उसको बॉयकॉट करने का एक रीजन था कि रणवीर कपूर सर ने शर्ट और जीन्स पहन के त्रिशूल पकड़ रखा था। पठान को इसलिए बॉयकॉट किया गया क्योंकि दीपिका मैम की ड्रेस का कलर सैफरॉन था। इन छोटी छोटी बातों से भी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे। संस्कृति, भारतीय संस्कृति कमजोर नहीं है और मैंने उस कपड़े पे अभी तक मैंने कोई कमेंट नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा नहीं कि वो कपड़ा पहनना सही है या गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि जब एक कपड़ा है जिसका रंग एक विशेष रंग से मिल रहा है, ध्यान रखा जाना चाहिए। ना मिले तो अच्छा है, उसको बगैर मिलाए भी तो काम हो सकता था। ऐसा तो है नहीं कि जब आप एक फिल्म बना रहे हैं, आपके पास इतना कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है आपका, इतने बड़े बड़े लोग आपका कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हैं, कुछ और सोच लेते आप। उस वक्त आपके दिमाग में बात क्यों नहीं है? आ जाती तो अच्छा था, ये कलह नहीं होती। और यहाँ पे तो पूरा तमाशा बना दिया है, तब भी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। आई मीन पठान के तो पोस्टर तक फाड़ने पे आ गए थे, ब्रह्मास्त्र को इतनी बुरी तरह से बॉयकॉट कर रहे थे, थिएटर्स में दंगा कर रहे थे। अब बॉयकॉट गैंग कहाँ है? मैंने पठान के पूरे बॉयकॉट को एक्सपोज कर रखा है एक वीडियो में, और मैं बस ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा वो पॉइंट आज प्रूफ हो रहा है। देखिए, इस तरह के लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग धर्म को अपनी मर्जी से यूज करते हैं। तो जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहिए, एक मूवी को मूवी की तरह देखिए और एक मूवी के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन रखिए। इसी के साथ मैं KM आपसे विदा लेता हूँ और बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख।